अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ इश्कम पार्ट 28। हेडमास्टर साहब, आपसे एक बात पूछूं। फरहान ने चाय का कप उंगलियों में घुमाते हेडमास्टर साहब को मुखातिब किया तो वो शेल्फ से हटकर उसके सामने की कुर्सी पर आ बैठे। आपका पेशा हेडमास्टरी है तो आप यहाँ। उसे इकराश के लिए काम करते अभी 1 साल हुआ था। वो सबसे पहले उसके बॉडीगार्ड के तौर पे यहाँ आया था। उसका बाप रोज़ा का मुलाजिम था जिसने रोज़ा के कहने पे उसको इकराश के लिए भेज दिया था। वो बहुत सारी बातों से लाइल्म भी था। वो अपने बॉस से बहुत मुतासिर था और उसके हवाले से जानने का शदीद ख्वाहिशमंद भी था। हेडमास्टर साहब ने उसके सवाल पर मुस्कुराकर उसे देखा और फिर गहरा सांस लेते खिड़की से बाहर देखने लगे। मैं आज से 10 साल पहले एक कराची में गवर्नमेंट के एक स्कूल में एक 14 ग्रेड का हेडमास्टर था। मैंने वहाँ अपना प्राइवेट स्कूल बनाया था। इस स्कूल की वजह से मुझे सब हेडमास्टर कहने लगे थे और यूं ही कैद खाने से यहाँ तक मैं यही कहलाया जाने लगा। फरहान कैद खाने का नाम सुनकर फौरन चौंक गया। उसने चंद एक बातें कैद खाने के हवाले से सुन रखी थी। मैंने सुना है सर आप लोगों के साथ वहाँ कैद खाने में रहे थे। उसके सवाल पे उन्होंने सर इस बात में हिलाया। हाँ हुए तो थे, लेकिन सिर्फ 3 रोज़ के लिए। फिर एक दिन रात को हमारी कोठरी के गार्ड्स पे रोज़ा मैडम के बंदों ने हमला कर दिया। वो लोग वहाँ हमारे कैद खाने के साथी गफ्फार को छुड़ाने के लिए आए थे। फरहान ने सर इस बात में हिलाया। वो गफ्फार को जानता था जिसने 2 साल कैद काटी थी और जुर्म किया था कि वो रोज़ा मैडम के लिए काम करता था और उसने अपनी कीमती ज़मीन डिफेंस मिनिस्टर मुख्तार आसिम के भाई को बेचने की बजाय रोज़ा मैडम को बेचने को तरजीह दी थी। उन लोगों ने गफ्फार को कैद करके उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था, लेकिन जब रोज़ा मैडम को 2 साल बाद गफ्फार की खबर मिली तो वो खुद ही उसे छुड़वाने के लिए पहुंच गई थी। वो सोचकर हंस दिए। तुम जानते हो, जिस वक्त रोज़ा मैडम कंधे पे बंदूक रखे कैद खाने में दाखिल हुई थी तो तमाम कैदी खौफ से कांपने लगे थे। उन्हें लगा वो सब के सब मरने वाले हैं। रोज़ा मैडम ने सबको हौसला दिया और वहाँ से निकाल कर सबको अपने पास मुलाजमत के लिए रख लिया। इकराश सर उन दिनों बहुत दिलबर्दाश्ता थे। रोज़ा मैडम ने उनको वहाँ से बाकी लोगों के साथ जाने का कहा तो उन्होंने अनसुनी करते कहा कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो इस कैद से नहीं जाना चाहते। रोज़ा मैडम को सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने लोगों से कहकर सर को ज़बरदस्ती बाहर निकलवाया और उन्हें वहाँ से निकाल कर अपने पास 2 दिन के लिए कालकोठरी में डाल दिया। मैडम रोज़ा खाना उनके पास भिजवाती और वो रोज़ भरी ट्रे वापस भिजवा देते। मैडम को मायूस लोगों से शदीद नफरत है। उन्होंने इकराश को कोठरी से बाहर निकाला और उनसे उनके हालात पूछे। हम में से कोई नहीं जानता कि सर इन दिनों इतने दिलबर्दाश्ता क्यों थे। सिर्फ मैडम रोज़ा जानती है। मैडम रोज़ा ने उनकी कहानी सुनकर उन्हें हौसला दिया और उन्हें सख्त ट्रेनिंग देने के लिए अफ़गानिस्तान भिजवा दिया। वहाँ सर 6 माह रहे और जब वापस आए तो मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। वो हर चीज़ में बेहतरीन बनकर निकले थे। मैडम ने एक बार खुशी में अपने मास्टर का जिक्र किया था कि इकरार सर को माहिर बनाने में उनका हाथ है। फरहान ने मुतासिर होते होठ में ओक में गोल कहे। आसमान पे जहाज रवाज कर रहा था और बादलों की नन्ही नन्ही टोलियां खिड़की से पार किसी उड़न खटोले की तरह हवा में तैरती नजर आ रही थी। उस ज़मीन पे 7 अरब लोग बसते थे और अल्लाह ने जिसको मुंतखब किया वो उन सब लोगों से मुख्तलिफ थी। वो इस सारी कायनात में सबसे अलग थी। उसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट घूमने लगी। वो हंसती बहुत हसीन लगती थी। वो इससे कभी कह नहीं पाता था कि वो जब जब हंसती है उसकी मोहब्बत में जुनून की हद तक इजाफा हो जाता है, मगर लफ्ज़ कहने से कबल ही होठों पे दम तोड़ देते। शायद इसीलिए कि वो उसको समझा ही ना पाया था कि वो इससे कैसी मोहब्बत करता है। उसकी नज़र जाने कब से बाहर थी। रोज़ा ने आंखें खोलकर उसको देखा जो 4-5 घंटों से एक ही पोजीशन में था। वो थकना भूल गया था, फारिग रहना भूल गया था, लेकिन जब जब वो जहाज़ में बैठता था जाने वो किस ख्याल में खो जाता था। रोज़ा ने अपनी सीट को वापस रीसेट किया और सीट बेल्ट हटाती उठकर उसके साथ जा बैठी। किसी को अपने साथ बैठते महसूस करके वो सीधा हो बैठा।
तुमसे एक बात कहूँ। बैठते साथ ही उसने उसकी संजीदगी को देखकर मतलब की बात ही करना मुनासिब समझा। वो कब सर्द मिजाज हो जाता था बताना मुश्किल था। तुम शादी कर लो, मैं वापस अब तुम्हारी शादी पे ही आना चाहती हूँ। उसकी बात पे वो मुतहमिल रहा, बोला तो लहजा संजीदा था। वो अपने हाथ को देख रहा था। तुम्हें एक बात बताऊँ मैं रोज़ा? वो मुस्कुराती बहुत खूबसूरत थी, मगर वल्लाह उसका हंसना, वो तकलीफ से मुस्कुराया। रोज़ा ने होंठ भींच लिए। अगर तुम्हें कोई इस जैसी मिले तो मुझे बताना, मैं उसी रोज़ शादी कर लूँगा। मोहब्बत दूसरी बार भी तो। उसने उसकी बात उचक ली, जैसे वो उसके अल्फाज से दुखी हो गया था। उसके गंभीर लहजे में हल्की सी सख्ती थी। मोहब्बत एक बहुत रिस्की काम है रोज़ा। इसमें बहुत मुश्किलात आती है, और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि ये इंसान को एक शख्स से जोड़ देती है और फिर कभी उस शख्स से रिहाई नहीं मिलती। वो हो ना हो, उसका वजूद आपके अंदर बसता है और कशमाला मेरे अंदर बसती है। उसको निकाल कर किसी और को वहाँ लाना जहाँ वो है बहुत मुश्किल है। आखिर में उसने आंखें मसली थी। वो एकदम से खुद को बेबस महसूस करने लगा था। रोज़ा को एकदम से अफसरदगी ने घेर लिया। तो फिर तुम अपने घर वालों से मिल लो। मैंने गफ़ार को आजकल इसी काम पे लगाया हुआ है। मुख्तार आसिम तुम्हारे बाप को परेशान कर रहा है। बेहतर है कि तुम एक बार उनसे मिल लो। मुख्तार आसिम के जिक्र पे वो जहाँ चौंक गया था वहीं उसकी रगें भी तन गई थी। वो वाहिद शख्स था जो उस बर्फ़ जैसे सर्द शख्स को गुस्से का शिकार कर देता था। मेरे ख्याल में मुख्तार का और मेरा सामना करने का वक्त आ चुका है। रोज़ा ने उसे देखा। वो तो उसकी तबाही का मंसूबा बनाकर बैठा ही था। ये वही थी जो उसको रोक कर रखी थी। तुम क्या करोगे? वही जो मुझे करना चाहिए। वो चाहता है मैं उसके सामने जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, और मुझे यकीन है तुम वहाँ खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं बंदूक लेकर लोगों पे हमला नहीं करता। मेरा बदला लेने का अंदाज तुमसे अलग है। तुम्ही ने कहा था रोज़ा, शान से चलो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देख रहे हैं। रोज़ा ने मुस्कुराकर उसको देखा। हाँ, उसने कहा था। मैं दंग हूँ, और दंग कभी भी बगैर सोचे कदम नहीं। मैं किंग हूँ, और किंग कभी भी बगैर सोचे कदम नहीं उठाता। वॉर करने के लिए वक्त और जगह का पहले तयन करता है और फिर दुश्मन की शहरक पे वार करता है, और मेरा भी पहला वार शहरक पे ही होगा। उसके लहजे में नफरत ही नफरत थी। रोज़ा मुस्कुराती रही। तुमसे कभी किसी ने कहा कि तुम बहुत बदल गए हो? हाँ, तुम अक्सर कहती हो। वो तंज से हंस दिया। शायद वो अपने लिए हंसा था। रोज़ा ने आंखें सुकेड़ी। मैं जब वापस आऊं तो तुम मुझे अच्छे मूड में मिलो। मैं चाहती हूँ मैं अपने पार्टनर को उसके मजबूत रूप में देखूं। इकराज ने इस बात में महज सर खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। वो भी समझ गई कि वो मजीद बात नहीं करना चाहता। वो जैसे उठकर आई थी वैसे ही वापस मुड़ गई। कुछ घंटों में वो लोग न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। मेरे वापस आने तक तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और गफ़ार से मिलो। फ़ोन कान से लगाए नीले कोट के बटन बंद करते वो रोज़ा के साथ चलता। उससे अपने सेक्रेटरी को अहकामात दे रहा था। डॉक्टर माइकल के क्लिनिक में आज रश मामूल से हटकर कुछ कम था। वो राहदारी में चल रहा था और इर्द गिर्द खड़ी ख्वातीन ताज्जुब से उस देवता को देख रही थी जिसकी सियाह सर्द आंखें उदास थी। वो चलता तो उसकी ज़ात लोगों को मिसमराइज कर लेती थी। उसकी शख्सियत से लोग जहाँ मुतासिर होते थे, किसी ने उसको देखकर उनकी हथेलियाँ और किसी को उसको देखकर उसकी हथेलियाँ ही नम हो जाती थी। वो उसका मौजूद होना लोगों को पसंद कर देता था। लड़कियां हो या लड़के, सब उसके जाने तक उसकी पुश्त को देखते ही रहते और किसी किंग की तरह बेनियाजी में पास से वो गुजर जाता। रश कम था, लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। शायद उन्हें उनके आने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मज़ीद मरीज़ देखने से मना कर दिया था। इकराज और रोज़ा उनके कमरे में दाखिल हुए तो वो पुरजोश से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैं आपका मुंतज़िर था सर। मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते उसने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। डॉक्टर माइकल 50 से ऊपर के वाइट मैन थे, स्मार्ट और सोबर। उनके पुरजोश लहजे को नज़रअंदाज करते इकराज ने मुस्कुराने की बजाय रोज़ा को देखा जो थकी हुई लग रही थी, और फिर वापस उनसे मुखातिब हुआ। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। टांग पे टांग चढ़ाते उसने उनको फुर्ती दिखाने की तरकीब दी तो वो सर हिलाकर रोज़ा की तरफ मुतवज्जा हो गए। मिस रोज़ा, आपका मैं सारा केस पढ़ चुका हूँ और टीम भी तैयार आपके फैसले की मुंतज़िर है। मेरे ख्याल में आपको जल्द अज जल्द ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। बताते हुए उन्होंने दोनों को देखा था। इकराज रोज़ा की तरफ घूमा। वो शशोपंज में थी।
ऑपरेशन कितना खतरनाक है? डॉक्टर उसके सवाल पे ही उसके अंदर के खौफ को समझ गया था। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन उन दोनों की तरफ घुमाई। मैडम, आपके गले में दाएं हिस्से में अंदर एक फंसी है, जो इलाज ना करवाने की वजह से बढ़ चुकी है। उसको अल्ट्रेड रेजर की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। ये ऑपरेशन गोया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उम्मीद रखें आप सेहतयाब होकर आंखें खोलेंगी। कब तक ऑपरेशन हो जाएगा? रोज़ा का हाथ थपथपाते उसने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर उस सियाह आंखों वाले लड़के को देखा, जिसकी शख्सियत से मिसमराइज कर देने वाली शुआएं निकलती लोगों के दिलों को अपने हिसार में ले लेती थी। वो चलता तो लोग मुड़कर उसकी तरफ देखने लगते। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के ऑब्जर्वेशन के बाद हम ऑपरेशन करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें 1 हफ्ता मजीद यहाँ रखा जाएगा, फिर बेशक आप उन्हें ले जा सकते हैं। इकराश ने गहरा सांस लेते कुछ लम्हे सर झुकाकर कुछ सोचा और फिर चेहरा उठाकर रोज़ा को मुतवज्जा पाया। रोज़ा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम इस माह के आखिर तक फिर से मिलेंगे। रोज़ा ने नम आंखों से उसे देखा। वो उसकी आंखों में परेशानी देख सकती थी। बेशक वो अपने तासुरात छुपाने में माहिर था, मगर उसकी सियाह आंखों को फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ना वो जानती थी। और अगर इससे पहले मुझे, उसने फ़ौरन हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। मैं मज़ीद कोई मायूसी की बात नहीं सुनना चाहता। मैं अब तुमसे मिलने आऊँ तो मुझे तुम हंसती हुई नजर आओ। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रोज़ा ने आंखों के किनारे साफ किए। आप अभी वापस जा रहे हैं? वो हाथ बढ़ा रहा था। इकराश ने अब की बार मुरव्वतन से मुस्कुराते हाथ थामकर हल्का सा दबाते छोड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मरीज़ा का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर माइकल ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। आपकी मरीज़ा हमारी मेहमान है सर। इकराश बिन हाथ के काम आना डॉक्टर माइकल के लिए एजाज़ था। इकराश, तुम मेरे ऑपरेशन के रोज़ आओगे? वो बाहर निकलने वाला था जब रोज़ा की पुकार पे मुड़कर उसे देखा, साथ ही मुस्कुराया। रोज़ा, तुम मुझे अपने करीब पाओगी। उसकी अपनायत पे रोज़ा की आंखें छलक गई। तो वो अकेली नहीं थी, उसे महसूस करते अच्छा लगा। इकरार जिस अफरा तफरी में आया था वैसे ही वापस मुड़ गया। उसका पायलट तैयार था, उसे कुछ ही देर में वापस जाना था। बलूचिस्तान गोया एयरपोर्ट, गवाद एयरपोर्ट। चांद से खाली सितारों से भरा आसमान, समंदर के साहिल से टकराती नम हवा और उसके साथ कानों में पड़ती दूर मौजूद बहरी जहाज के सायरन की आवाज़। उसने स्टीयरिंग पे धरे अपने हाथ की कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा और फिर वापस सर सीट से टिका कर सीने पे बाजू लपेट कर सामने देखने लगा। अभी उसके आने में 5 मिनट बाकी थे। वो कभी दिए वक्त से पहले और बाद में नहीं आता था और उससे हर सूरत वहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार करना था। वो सर का ख़ास बंदा था, वो उनके लिए काम करता था और उसको ताकीद की गई थी कि वो ख्याल रखे। फरहान ने गहरा सांस लेके साइड मिरर से दाएं जानिब देखा तो उसे कोई सियाह हुड वाला जेबों में हाथ डाले सर झुकाते चलता नजर आया। वो आ गया था। वो फ़ौरन सीधा हो बैठा। उसने उसकी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर बैठते साथ ही सर से हुड उतार ली। फरहान ने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा। वो ठीक 11:15 बजे आया था। आइंदा जगह यही होगी, मगर वक्त की तब्दीली होगी। फरहान के कुछ भी कहने से कबल उसने कहा तो फरहान ने जवाब में बगैर पीछे की जानिब देखे तो उसने समझते जैकेट के नीचे से कुछ कागजात निकाल कर उसको थमा दिए थे। फरहान ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और फिर वरक दर वरक कागजात देखने लगा। मेरी वालिदा का ऑपरेशन कब तक हो जाएगा? दिल में उमड़ते सवाल को उसने ज़बान दी थी। उसी वजह से तो इकराश बिन हाथ के लिए ख़तरनाक काम कर रहा था, वरना मुख्तार आसिम जैसे होशियार शख्स के बिल्स में घुसना आसान नहीं था। फरहान ने कागजात देखते जवाब दिया, बहुत जल्द। कोई तब्दीली? हाँ, गोदामों की सिक्योरिटी पहले से बढ़ गई है, वहाँ आना जाना मुश्किल हो गया है। मुख्तार आसिम के ख़ास बंदे हर वक्त वहाँ पहरा देते हैं। फरहान ने सर अज़बात में हिलाते कागजात को कैबिन खोलकर अंदर रखा और फिर जेब से खाकी लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऐसा क्या है वहाँ कि वो सिक्योरिटी बढ़ा रहा है? सुनने में आया है कि असलहे की बहुत बड़ी खेप हफ्ता पहले रात के वक्त अफ़गानिस्तान चमन बॉर्डर से इधर आई है। वो असलहा डॉलर्स की सूरत दुगनी कीमत में यहाँ बेचा जाएगा और अगले हफ्ते नीलामी में भी वो असलहा रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र है उस इलाके पे। वो लोग जल्द अज जल्द असलहा बेच देना चाहते हैं।
बेचेंगे किनको? सबको। फरहान ने सर इस बात में हिलाया। नीलामी इधर होगी? नहीं, उधर। ठीक है, अफगानिस्तान में अपने कुछ बंदों को अलर्ट करो, उनसे कहो नीलामी के दिन का पता करके बताए, और गोदामों पे अपने बंदे खड़े करवाओ, मुमकिन हो तो तस्वीरें भी लेकर भेजो। उसने हुक्म दिया तो वो सुनकर मजीद कुछ कहे बगैर जैसे आया था वैसे ही चला गया। फरहान ने भी मजीद वक्त ज़ाया करने की बजाय गाड़ी आगे बढ़ा दी। सर के जहाज़ को कुछ ही देर में लैंड करना था और उन्हें रिसीव करने उसे ही जाना था। आसमान की पुरशफ़क़ फूट चुकी थी। जिस वक्त उसने पेंट हाउस में कदम रखे, वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो कुर्सी पे बैठे हेडमास्टर साहब को देखकर ठिठक गया। बाबा, आप अपने क्वार्टर में नहीं गए? उसकी गंभीर आवाज़ माहौल में गूंजी तो मेज़ पे सर रखे सोते हेडमास्टर साहब उठ बैठे। सर, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। वो शर्मिंदा नजर आए। इकराज ने नरमी से उनका कंधा थपका। आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? आपको मैं कह चुका हूँ, आप आराम करें। हेडमास्टर साहब ने फ़ौरन परेशानी से सर नफ़ी में हिलाया। सर, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो यहाँ रहना मेरे लिए मुहाल हो जाएगा। हाथ पे हाथ रखकर बैठना बहुत मुश्किल है। इकराज ने उस बूढ़े शख्स को देखा जिसकी उम्र 12 साल कैद में कटी थी और अब बाकी सारी ज़िंदगी ख़ानदान से लाताल्लुक़। यहाँ वो वापस जाता तो शायद मारा जाता। ठीक है, फिर आप मेरा इंतज़ार मत किया करें, जाए सो जाए। वो कमरे की तरफ जा रहा था। सर, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूं? दरवाज़ा खोलते उसने मुड़कर उन्हें देखा। नहीं बाबा, मैं बस आराम करूंगा, नरमी से कहते वो अंदर चला गया तो वो भी सर हिलाते वापस मुड़ गए। उसने कमरे में आकर कोट उतार कर वार्डरोब में लटकाया और फिर बेड पे बैठकर फर्श को देखने लगा। आज कशमाला की बर्थडे थी। आज के दिन से ताल्लुक़ रखते कितने लम्हात थे जो इन दोनों ने साथ गुजारे थे। उसे याद आया जब एक बर्थडे पे कशमाला ने सुर्ख साड़ी पहनकर उसे सरप्राइज़ दिया था और इकराज उसको डिनर पे लेके गया था। डैड और मम्मी का उन दोनों को देखकर मुस्कुराना उसे आज भी याद था। उसने गहरा सांस लेते साइड टेबल का ड्रॉर खोलकर अंदर से एक टूटा फ़ोन निकाला था जिसकी स्क्रीन पर बड़ा सा स्क्रैच था। उसने फ़ोन को मोहब्बत से उलट पुलट करके देखा और फिर साइड के बटन ऑन किए। फ़ोन की गैलरी खोलते बहुत सारी उसकी और कशमाला की तस्वीर उसके सामने खुल गई थी। किसी तस्वीर में वो हंस रही थी, किसी में खफा खड़ी उसे घूर रही थी और कहीं वो उसका गाल खींच रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को महसूस करना चाहा तो आंखों से कुछ आंसू टूटकर स्क्रीन पर गिरे थे। वो इस वक्त तकलीफ़ में था, शदीद तकलीफ़ में। काश तुम मेरे सामने होती कशमाला, काश मैं तुम्हें अपने हिसार में लेकर तुम्हें अपने करीब महसूस कर सकता। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी और वो बेबसी से रोता जा रहा था। 1.5 साल में 2 दिन ऐसे ज़रूर आए थे जब वो बेइंतहा रोया था। एक वो दिन जब उसकी सालगिरह थी और एक वो दिन जब उसने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा। इकराज ने आंखें बंद की तो एकदम से उसका ज़ख्मी चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मुट्ठी भींचकर उसने खुद को तकलीफ़ में चीखने से रोका और फिर फ़ोन को वापस दरवाजे में रखते वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो वो ट्रैकिंग सूट में था। उसका सांस गैर हमवार था और आंखों में मामूल से बढ़कर सर्द महरी। पेंट हाउस से निकलकर वो जिम की तरफ आ गया था और जिम में आकर जो सबसे पहले चीज़ की थी वो पंचिंग बैग को हिट करना था। वो मुसलसल पंचिंग बैग को पूरी कुव्वत से मार रहा था जो उसके सामने छत से टंगा झूल रहा था। उसके सियाह 2 इंच के बालों से पसीना बहता उसके गालों से गर्दन की तरफ जा रहा था जो पहले से पसीने की वजह से नम थी। उसकी सर्द आंखें पंचिंग बैग पे जमा थी और वो जब जब पूरी कुव्वत से बैग को हिट करता सुकून उसके अंदर तक सरायत कर जाता। फरहान ने अंदर दाखिल होते बॉस के तासुरात देखे तो ठिठक गया। उसके हाथ में पानी और तौलिया था। उसने दोनों चीज़ें कुर्सी पे रखी और फिर गहरा सांस लेते पंचिंग बैग की दूसरी तरफ खड़ा होकर बैग को थाम लिया और तब तक पकड़े खड़ा रहा जब तक कि इकराज का सांस फूल न गया और सांस लेना मुहाल न हो गया। वह हाथों के ज़रिए गुस्सा उस बैग की नज़र कर रहा था। पुरानी आदतें कभी नहीं जाती। बॉस, आपको ऑफिस जाना होगा। वो जाने यूं ही कब तक बगैर रुके मारता रहता जब फरहान की आवाज़ पे उसने उसे देखा था। अलबत्ता मारने की सलाहियत मुतवातिर सख्त रही। बॉस, वो ताहिर साहब आपके ऑफिस में मुंतज़िर है। रिमशा ने उन्हें आपके ऑफिस में बिठा दिया है। मुझे अभी कॉल मौसूल हुई है। इकराज फ़ौरन सीधा हुआ।
ताहिर साहब की कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है। फिर गैर हमवार सांस को दुरुस्त करते वो कुर्सी की जानिब बढ़ा था। फरहान बैग को छोड़कर हाथ बंधे खड़ा हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहना है ताहिर साहब को। तौलिए से गर्दन साफ करते उसने बड़बड़ाकर खुद ही सवाल खुद ही जवाब दे दिया। तो फरहान ने सर से पांव तक बॉस को देखा था, जिसका कसरती जिस्म पूरा पसीने से तर था और जिसके दाएं बाएं पुश्त की जानिब कंधों पे बड़े बड़े मंदमिल जख्मों के निशान मौजूद थे। कोई भी पहली बार देखता तो घबरा जाता था, मगर वो उन जख्मों को देखने के आदी हो चुके थे। उसने नज़र झुका ली और फिर तेज तेज इकरार के साथ चलता बाहर निकल गया। बंदे से मिले? जी सर, तमाम रिपोर्ट स्टडी में आपकी टेबल पे मौजूद है। और कोई खबर? जिम सेंटर का दरवाज़ा पार करते अब पेंट हाउस के हदूद पार्क में आ चुके थे। उनका रुख अंदर की जानिब था जब दाएं जानिब से बेल्ट छुड़ाता शेरू उसे देखते ही उसकी तरफ भागा था। इकराश ने घुटनों पे झुककर शेरू के बालों को सहलाया। फरहान कुछ कदमों पे रुक गया। वहां मौजूद तमाम जंगली कुत्ते इकराश के सिधाए हुए थे। उनको जब ट्रेन किया जाता था, उनको खुराक हमेशा वो अपने हाथ से देता ताकि वो उसकी खुशबू और लम्स के आदी हो जाए। कुछ रोज़ तक अफ़गानिस्तान में असलहे की नीलामी है। कुछ सामान यहाँ बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में बेचा जाएगा और बाकी का सामान फोर्सेस की सख्ती की वजह से अफ़गानिस्तान में ही बेचा जाएगा, जिसका पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में रखा जाए। उसके पास एक एक डिटेल थी। इकराश तक खबर को पहुंचाने तक वो डिटेल वर्क करके आया था। इकराश ने शेरू का सर थपकते धूप से बचने को आंखें सुकेड़ कर फरहान को देखा। ठीक है, जगह और वक्त का पता लगाओ, कहते साथ ही उसने उठकर खड़ा होते शेरू का बेल्ट उसको थमाया और फिर ट्राउजर्स की जेबों में हाथ डाले अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि फरहान शेरू का बेल्ट पकड़े बांधने के लिए जा रहा था। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। अंदर आते साथ ही कुर्सी की तरफ बढ़ते उसने चॉकलेट ब्राउन कोट का बटन खोलते गंभीर लहजे में कहा और फिर अपनी कुर्सी घसीट कर बैठते उन्हें देखा। वो इस वक्त चॉकलेट ब्राउन ड्रेस में पैंट पे सफ़ेद शर्ट पहने और ऊपर प्रिंट के हमरंग कोट पहने अच्छा दिख रहा था। कलाई पे बंधी घड़ी कल से मुख्तलिफ थी। ताहिर साहब ने आंखों पे लगे चश्मे को उतार कर टिश्यू से साफ किया। मैं समझता हूँ कि आप मसरूफ़ आदमी हैं। इकराश ने रिसीवर उठाया। चाय लेंगे या कॉफ़ी? उन्होंने फ़ौरन हाथ उठाकर रोक दिया। कुछ नहीं शुक्रिया। ताहिर साहब बिजनेसमैन थे और काफ़ी समझदार आदमी थे। उसका और ताहिर साहब का गोया के ज़्यादा आमना सामना नहीं होता था, मगर जब भी हुआ था सलाम दुआ से आगे बात नहीं बढ़ पाई थी। अब उन्हें दफ्तर में देखकर उसे हैरत हुई थी। उन्होंने गला खंकार कर उसे बगौर देखा तो इकराश रिसीवर वापस रखता उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरे पेशे और शख्सियत का तकाजा ये है कि मैं बजाय यहाँ वहाँ के कहने के सीधा मतलब की बात पर आऊँ। इससे आपका और मेरा काफ़ी वक्त बच जाएगा। इकराश ने समझते सर इस बात में हिला दिया। कहे मैं सुन रहा हूँ। मैं यहाँ आपसे डील करने आया हूँ मिस्टर इकराश। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बात समझने के बाद आप अपना फ़ायदा देख लेंगे। इकराश डील के नाम पे चौंक उठा था। उसने आइब्रो उठाते कुर्सी से पुश टिकाते शहादत की उंगली होठों पे रख ली। आप जिस आग में अकेले कूदने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप उससे कभी नहीं बच सकते। आपको क्या लगता है कि आपका दुश्मन अकेला है? इकराश के असाब एकदम से तन गए। और आप मुझ पे चेक रखने के बाद मुझसे डील करने चले आए? वो बज़ाहिर मुतासिर नज़र आया। अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाते हैं, हम आपको इस सारे गंध से बाहर निकाल देंगे। हम में से कोई आपके या रोज़ा के पीछे नहीं आएगा। उसका तंज नज़रअंदाज करते उन्होंने मज़ीद बात आगे बढ़ाई। गवर्नमेंट आप पे भरोसा करेगी और आपको उसका मुकम्मल फ़ायदा दिया जाएगा। इकराश ने हंसते हुए सर कुर्सी से टिका लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पे झूल रहा था। आप मुझे मेरे काम के ख़िलाफ़ उसूलों ज़वाब्त के साथ बाउंड करना चाह रहे हैं। मैं आपकी डील में दिलचस्पी नहीं रखता, और रही बात दुश्मन की, तो मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ। उसकी आंखों में सर्द महरी उतर आई थी। ताहिर साहब उसकी बात सुनते ही हंस दिए। आप जैसा शख्स बहुत जल्द इस सब से तंग आ जाएगा। आप इस दुनिया में ज़्यादा देर नहीं टिक सकेंगे। वो भी इन हालात में जबकि आपके पीछे कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है, क्योंकि रोज़ा की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। इकराश ने चौंक कर सामने बैठे शख्स को देखा था। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उसके लहजे में खनकी थी।
ताहिर साहब ने सर नफ़ी में हिलाया। इस मुल्क में हम किसी ऐसे शख्स को नहीं रहने देंगे जो स्टेट के खिलाफ हो। हम आपको सिर्फ नुकसान से बचने की ऑफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए काम करें, हम आपको आपका बदला लेकर देंगे और राहिम कत्ल केस में आपको रिहाई दिला दी जाएगी। आपको केस से बाइज्जत बरी करवा दिया जाएगा और आपको बस हमारे साथ हाथ मिलाना है। इकराज ने सर्द नज़रों को सुकेड़ कर सामने बैठे शख्स को देखा। एकदम से उसका दिल इस मीटिंग से भर चुका था। वहाँ सब बस उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं कहा और उसके सामने से कागज़ और पेंसिल उठाकर एक नंबर लिखा और फिर कागज़ वहीं छोड़ते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आपसे दोबारा मिलकर हमें अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्द अपने वालिद साहब से मिलकर उनके हालात जानने की कोशिश करेंगे। उनकी आखिरी स्टेटमेंट पे उसके माथे की रगें उभरी थी। वो मज़ीद कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गए तो इकराज ने तेज़ी से रिसीवर उठाकर रिसेप्शन को फरहान को अंदर भेजने का कहा था, जो अगले ही लम्हे उसके सामने था। मैंने तुमसे कहा था गफ़ार से मिलो, मिले तुम? बताया क्यों नहीं तुमने? उसकी आवाज़ सर थी। फरहान ने बॉस को देखा। यकीनन उन्हें पता चल चुका था। सर मैं मिला था, अभी अभी उसकी कॉल आई है कि आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। सारा मीडिया कवरेज दे रहा है। इकराज ने चौंक कर फरहान को देखा था, जो अब वस्ती मेज से रिमोट उठाकर सियाह स्क्रीन को रोशन कर चुका था, जहां ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। उसका सांस रुक गया और दाएं बाएं कुर्सी से नीचे ढलक गया। बोला तो लहजा बेतासुर और सर्द था। पायलट को कॉल करो, हम कराची जा रहे हैं। फरहान फौरन जेब से फ़ोन निकालता बाहर निकल गया तो इकराज भी मेज़ पे धरी अपनी चीज़ें उठाता लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो सर झुकाए बैठे रो रहे थे और मुंह से कोई भी शिकवा निकलने की बजाय मुसलसल उनके होठों से दुआ निकल रही थी। वो बेसब्री से ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स की जानिब से मिलने वाली खबर की मुंतज़िर थी। उनका पूरा जिस्म खौफ से हौले हौले काँप रहा था। मईज़ ने दीवार का सहारा छोड़ा और उनके बराबर बैठते उनका सर कंधे से लगाते थपका। आंटी अंकल ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ रिलैक्स रहें, आप अपनी भी तबीयत ख़राब कर लेंगी। ज़ैब ने गहरा सांस लेके तासुब से उन्हें देखा। वो इकराज के जाने के बाद बहुत तकलीफ़ में थी। वक्त हैरत अंगेज़ तौर पे जालिम निकला था। सब कुछ बदल गया था। काश इकराज इस वक्त हमारे बीच होता, शायद चीज़ें इतनी मुश्किल ना होती जितनी अब हो गई थी। वो मज़ीद भी सोच रहा था जब उसकी जेब में पड़ा फ़ोन बज उठा। अरसलान की कॉल थी। उसने कॉल पिक की। कहाँ हो तुम? वो उससे पूछ रहा था। हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर हैं, तुम और भाभी भी वहीं आ जाओ। वो और मईज़ तो एक्सीडेंट का सुनते ही आ गए थे, मगर इन दोनों का अब पता चला था। हाज साहब को जब अस्पताल लाया गया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और उनका फौरी ऑपरेशन होना ज़रूरी था। इसलिए अस्पताल वालों ने खुद कॉल करके उम्मे हानिया को इतला दी थी और बाकी सब खबर सुनकर आए थे। अरीशा और अरसलान आए तो उम्मे हानिया के दाएं बाएं बैठकर दोनों उन्हें सहारा देने लगे, जिनकी खुद की हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। उनका रंग जर्द था, चेहरे पे पहले से ज़्यादा झुर्रियाँ दिखने लगी थी और आँखों की नज़र कम हो चुकी थी। लिबास जो कभी बहुत खूबसूरत और नफीस होता था वो भी नहीं रहा था। एक इकराज बिन हाथ के ना होने से बहुत कुछ बदल गया था। अरीशा की आंखें उनको देखकर नम हो गई थी। आंटी प्लीज़ खुद को संभालें, अगर आप खुद ऐसे बिखर जाएंगी तो उसको कौन संभालेगा जिसको आपके हौसले की शदीद ज़रूरत है। उनके गाल साफ करते उसने नम लहजे में कहा तो अरसलान ने उसे आंखों ही आंखों में रोने से मना किया था। अरीशा ने फ़ौरन गालों पे लुढ़कते आंसू साफ किए। मैं क्या करूं बच्चे, आंसू अब मज़ीद मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं भी एक कमज़ोर इंसान हूँ, कब तक खड़ी रह सकती हूँ। मैं भी अब थकने लगी हूँ। वो अब वापस क्यों नहीं आ जाता? वो आकर एक बार हमारे आंसू क्यों नहीं पोंछ लेता? अब तो हाथ भी हिम्मत हारते जा रहे हैं। देखो ना, वो उसका इंतज़ार करते ऑपरेशन थिएटर तक पहुँच गए हैं। उनके लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। मम्मी, उनके एक एक लफ्ज़ को उसने अपने कानों से सुना था। वो बोला तो उसकी आवाज़ पे सब हैरत से आवाज़ की सिमत में घूमे। वो ऑपरेशन थिएटर की राहदारी में खड़ा था। उससे 2 कदम पीछे फरहान खड़ा था और पीछे राहदारी के दरवाजे तक सियाह लिबास में गार्ड्स चुस्त खड़े थे। लम्हों में अस्पताल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। जैब और बाकी सब ने हैरत से उसे देखा था। उन्हें आंखों पे यकीन ना आया कि अभी वो जिसको अपने सामने देख रहे हैं वो वही है जिसकी आंखों में नमी है और वो हारा हुआ लग रहा है। उम्मे हानिया अरीशा के हाथ कंधे से हटाती बेटे को सामने देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फुपक फुपक कर रोते तेजी से जाती उसके कंधे से लग गई। तू आ गया मेरे बेटे, तू आ गया।
तुमने आने में बहुत वक्त लगाया, बस मेरी आंखों की रोशनी जाने ही वाली थी। उनकी आंखों से आंसू निकलते उसके कोट को नम करते जा रहे थे और वो बेहिस्सो हरकत खड़ा उनके सर पे थोड़ी टिकाए उनके गिर्द बाजू लपेटे उनको महसूस कर रहा था। वो बोला तो पीछे खड़ों की हैरत टूट गई। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आने में इतना वक्त लगा दिया। उसके लहजे में दुख था। वो उनको मजीद भी कहना चाहता था कि वो उनकी तरफ भाग कर आ जाना चाहता था, मगर वो ना आ सका। वो उनको बचाता बचाता उनको मजीद तकलीफ से दो चार कर गया था। वो फौरन रोते हुए पीछे हटी और उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिया। इकराश ने उनके गाल नरमी से साफ किए। तुमने देर ज़रूर की, लेकिन अभी इतनी देर नहीं हुई मेरी जान। हम सब जाने कब से तुम्हारे मुंतज़िर थे। शुक्र है तुम लौट आए। मुझे यकीन है अब हाथ भी उठ जाएंगे। उसके गालों को नरमी से सहलाते वो नम लहजे में मोहब्बत से कह रही थी। इकराश ने उनके बालों पे बोसा लिया और फिर उनको बाजू के हिसार में किए कुर्सियों की तरफ बढ़ गया, जबकि उम्मे हानिया उसके हिसार में एकदम से पुरसुकून हो गई थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बंधे रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।